हेलो दोस्तों। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है 12 मई 2021 का न्यूज़ टुडे विज़न आईएएस का। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले न्यूज़ क्या है। तो जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपकरण है उसकी सरल खरीद प्रक्रिया, मतलब इजीली उसको जो है खरीदा जाए, उसके लिए जो हमारे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसने कुछ उपाय किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं उपाय क्या किए हैं, किसकी खरीद की है। तो जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो कंसनट्रेटर है, इनको जो विक्रेता है ना उनसे खरीद के त्वरित रूप से जो इनका पोर्टल है उस पर लाया गया। ठीक है, जो कोविड-19 के मारे कोविड-19 महामारी की वजह से जो इनकी कमियाँ आ रही थी ना, उसकी वजह से जो है ऐसा किया गया है। ठीक है, तो जितनी भी सरकारी एजेंसी थी उनके द्वारा ये जो है कदम महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस देख लेते हैं होता क्या है। ये किसके अंतर्गत आता है, कौन से मंत्रालय में? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में। ठीक है, तो इस मंत्रालय के अंतर्गत जो आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, डीजीएस एंड जी है, उसके तहत ये एक संचालित राष्ट्रीय प्रापण पोर्टल, ठीक है, मतलब नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। ठीक है, तो यह क्या करता है, सरकारी उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए ई बोली लगवाता है। ठीक है, बिड होते हैं ना जैसे, ठीक है, तो उस टाइप से ऑनलाइन जाके बिड में जो है पार्टिसिपेट करते हैं लोग। तो रिवर्स ई नीलामी करवाता है, और जो मांग एकत्रीकरण होता है वो उसकी सुविधा जो है प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ताकि वे जो धन है, अपना धन है, उसका सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त कर सके। उसके अलावा देखिए ये क्या है, एक कागज रहित, नकदी रहित, मतलब कोई पैसा जो है रहित और संपर्क रहित एक प्लेटफॉर्म है, मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी ना तो कागज होगा, मतलब लेन देन जो होता है हाथ, मतलब फिजिकल ट्रांसफ़र इसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मतलब ये बताया जा रहा है कि कोरोना की जो महामारी है उसमें ये काफ़ी कारगर है। तो उसका जो है, जो अघोतपांत होता है वो समाधान प्राप्त करता है, प्रदान करता है। अघोपांत क्या होता है? एंड टू एंड जो वो होता है ना, जैसे कस्ट उससे लेके जो बेच रहा है और डायरेक्ट जो कस्टमर है उसके हाथ में दे देना। ठीक है, तो उसके अलावा यह है जो विभिन्न सरकारी जो विभाग है, संगठन है, सार्वजनिक उपक्रम है, उसके द्वारा आवश्यक सामान्य जो उपयोग की वस्तुएं होता है ना, और जो सेवाएं होंगी, जो सर्विसेज होंगी, और जो उपयोग की सामान्य वस्तु होती हैं, उसकी ऑनलाइन खरीद की जो है सुविधा देता है। ठीक है, प्रोवाइड करता है। उसके अलावा देखिए जो GEM 2.0 था, उसको एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। प्रायोगिक परियोजना क्या होती है, जो जैसे प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट होता है ना, मतलब ये जो एंड टू एंड जो वो होता है ना, इनका रिस्क होता है कि मतलब किसी, अगर हम व्यापार को करें तो उसमें कितना एंड में हमें घाटा हो सकता है मैक्सिमम, तो उसको ये एनालाइज करके चलते हैं। ठीक है, प्रायोगिक परियोजना उसी को बोलते हैं। उसके अलावा GEM जो 3.0 था, उसमें प्रभावशाली सर्च इंजन, वास्तविक समय, बहु स्रोत मूल्य तुलना, मांग की एकीकरण आदि सुविधाएं थी। ठीक है, उसके बाद GE 4.0 जो है वो नवीनतम संस्करण है, जो कि इन्फोग्राफिक्स है उसमें दे रखा है। देखिए, तो GEM 4.0 की विशेषताएं क्या है। ये एक जो हमारे वो होता है ना, MSME होते हैं, शिल्पकार हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह, हुनर हाट में पंजीकृत बुनकर या ट्राइफेड। ठीक है, जैसे कल हमने जो परसों वो देखा था, कल जो इकोनॉमी का 10th पार्ट करा था, तो ये सब उसमें आए हुए थे। ठीक है, ट्राइफेड वगैरह, ट्राइफेड भी आया था, GEM भी आया था। तो उसको जो है GEM पंजीकरण जो है ये प्रदान किया जाता है इन सब कंपनीज़ को। ठीक है, उसके अलावा जो सभी विक्रेता होते हैं उसके लिए समय समय पर जो भुगतान और वितरण स्वीकृति होती है, सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल जो है कई बैंकों, उद्यम संस्थान आयोजन, मतलब जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है उसके साथ एकीकृत है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो डिस्काउंट होता है, जो TER DES होता है ना, ये हमने जो कल पढ़ा था, मतलब जो डिस्काउंट दिया जाता है MSME जितने होते हैं ना, ताकि वो जो अपना धन का वो है प्राप्ति उसको एकत्रित कर सकें। मतलब जैसे अब कोरोना महामारी की वजह से उनके पास लॉसेज हो रहे हैं काफ़ी, तो उसको जो है धन की प्राप्ति एक्स्ट्रा वो कर सकते हैं इसकी जो व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली होता है। ठीक है, इसको अपनाने से MSME को जो है बिल में छूट मिलती है और कार्यशील पूंजी तक पहुंच प्राप्त होगी। उसके अलावा शिकायत निवारण तंत्र है उसमें सुधार किया जाएगा। जो बोली प्रक्रिया है उसको जो है नया रूप दिया जाएगा, और अब बोली जो है वो आइटम वाइज बिडिंग होगी। ठीक है, मतलब एक 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 आइटम की अलग अलग बिडिंग, आइटम वाइज बिडिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद, तो ये कोविड उपचार में जो प्लाज्मा थेरेपी है उसको लेकर विचार विमर्श करेगी। ये हमने पिछले साल देखा था ना, मतलब जो व्यक्ति सही हो रहे हैं उनका प्लाज्मा लेके, ब्लड लेके, उनका जो जो बीमार व्यक्ति है कोरोना से, उसमें मतलब इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि उसके अंदर भी जो ब्लड जा रहा है वो भी अपनी एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप करे। तो इसके ऊपर ICMR जो है विचार कर रहा है। तो
भारत का एक नोडल स्वास्थ्य अनुसंधान है ICMR। तो शीघ्र ही जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है CPT, उसका उपयोग लेकर जो है इसको विचार विमर्श किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि जो CPT है उसका कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए देश में व्यापक रूप से यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में अगर CPT को बात करें तो ये एक अनुसंधात्मक चिकित्सा है, मतलब रिसर्च काम करता है ये, पर इसे जो है ऑफ लेवल अनुमति दी जाती है, मतलब अपने कार्य से हटकर अगर कोई देश में इमरजेंसी है तो दूसरा कार्य करना, मतलब इसकी स्वीकृति स्वास्थ्य स्थितियों से भिन्न स्थितियों हेतु भी प्रयोग की सलाह दी जाती है। ठीक है, दूसरे काम भी मतलब ये कर सकता है। तो उसके अलावा सितंबर में जो प्रकाशित ICMR था उसके अध्ययन में ये ज्ञात हुआ कि जो CPT है वो कोविड-19 के विरुद्ध इतना प्रभावी नहीं है, अधिक प्रभावी नहीं है जो प्लाज्मा थेरेपी है। ठीक है, तो CPT के अंतर्गत उपचारित जो रोगी है एक रक्त प्लाज्मा का किसी अन्य को आघात करते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। तो ये एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा की इस अवधारणा पर अधिक आधारित है कि एक व्यक्ति या जानवर जो है किसी अन्य व्यक्ति से एंटीबॉडीज़ के प्रवेश द्वारा अल्पकालिक प्रतिरक्षा विकसित की जा सकती है। मतलब ब्लड इंसर्ट हो गया तो उसकी बॉडी में भी एंटीबॉडीज़ बनने लग जाएंगे। तो रक्त प्लाज्मा रक्त का तरल घटक होता है जिसमें जो रक्त कोशिकाएं होती है वो प्रवाहमान रहती है और यहाँ जो है एंटीबॉडीज़ विद्यमान होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो शरीर पर आक्रमण करने वाले रोगजनों से संघर्ष करते हैं। ठीक है, एक बार अगर प्लाज्मा का आदान होने पर, मतलब उसके अंदर इंसर्ट हो जाता है बीमार व्यक्ति के अंदर, तो उस पर कुछ रक्त कोशिकाएं जो है स्मृति कोशिका, मतलब उन्हीं की फोटोकॉपी करने लग जाती है, जो एंटीबॉडीज़ बना रही ना ब्लड, जो स्मृति कोशिका है उसके रूप में कार्य करती है, ताकि वे एक ही प्रकार की जो एंटीबॉडीज़ होती है उसका उत्पादन करके उसे शत्रु की पहचान कर सके और उसे पराजित कर सके। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल विस्टा योजना जो नई संसद बनाई जा रही है, तो कोविड-19 महामारी के लिए प्रकोप के बीच जो दिल्ली के लुटियंस जोन में जो बन रही है उसमें सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में जो संचालित निर्माण कार्य है उस पर अंतरिम रोक लगाने हेतु याचिका दी गई है, मतलब उस पर रोक लगाई जाए कोरोना की वजह से। ठीक है, तो सेंट्रल विस्टा एक क्या है, विरासत क्षेत्र है। ठीक है, तो इसे जो है दिल्ली के वर्ष 1962 के मास्टर प्लान में एक जो समृद्ध संस्कृति थी उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, इसमें एक नया त्रिकोणीय भवन, मतलब इस टाइप का त्रिकोणीय बनाया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए एक साझा सचिवालय होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय होगा, निवास, विशेष सुरक्षा दल भवन और उपराष्ट्रपति एन्क्लेव को भी निर्माण इसकी बनाने की इसमें परिकल्पना की गई थी। उसके अलावा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इस परियोजना का निष्पादन कर रहा है। कौन कर रहा है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। आवश्यकता, तो आवश्यकता क्या है? देखिए, जो अभी करंट का जो संसद है वो 1927 में बन गया था। ठीक है, और इसे द्विसदनीय विधायिका के तौर पर नहीं बनाया गया था। ठीक है, इसे सिर्फ विधान परिषद के लिए बनाया गया था। जो नया संसद है उसकी कैपेसिटी क्या है? 900 से 1200 सांसद वो एक बार में बैठने की उसकी क्षमता है। मौजूदा अगर इमारत सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करती है तो भूकंप रोधी भी नहीं है, ना तो उसमें भूकंप आएगा, तो कोई मतलब सिक्योरिटी जो भी करंट में संसद है, ठीक है, और उसके अलावा कोई भी सुरक्षा जो मानदंड है उसको फॉलो नहीं करती। लुटियंस दिल्ली नाम जो है ब्रिटिश वास्तुकार जो एडविन लुटियंस थे 1869 से 1944 के लिए, उसके नाम पर रखा गया लुटियंस दिल्ली। इसने वर्ष 1920 और 1930 के दशक के दौरान बहुत से वास्तुशिल्प डिज़ाइन और निर्माण कार्य संपन्न किए थे। ठीक है, एडवांस लुटियंस के साथ हर्बर बेकर ने भी इमारत का डिज़ाइन जो है तैयार किया था। देखिए अगली न्यूज़ क्या है, जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज है, उसमें भारत में जो पवन चक्कियाँ होती है ना उसकी गति को जो है कम कर रहा है। ठीक है, तो पहले जो ये गति थी पिछले साल, तो वो मतलब सामान्यतः एवरेज जो थी 23 से 29 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी होती थी, पर जो पिछले साल नोट की गई है वो 20 से 27 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि सबसे धीमी गति में दर्ज की गई थी। ठीक है, उसके बाद है विशेषकर जुलाई और सितंबर माह में जो पवन की गति होती है ना वो सामान्य से कम थी। इसके परिणाम स्वरूप जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है, क्षमता उपयोग कारक होता है, उसमें जो है गिरावट आई है। जो मतलब पवन ऊर्जा जो हम बनाते हैं उसमें गिरावट आई है। ठीक है, तो CUF जो है पवन टरबाइन की क्षमता का एक पैमाना है जो यह दर्शाता है कि संस्थापित क्षमता किस सीमा तक परिनियोजित है। मार्च 2021 में जो है वित्तीय वर्ष के अंत में CUF विगत 2 वर्षों के 20% की तुलना में सिर्फ 17% था। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार है उसने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय जो ऊर्जा है वो क्षमता के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें 60 गीगावाट पवन ऊर्जा भी शामिल है। ठीक है, तो
मार्च 2021 के अंत में क्या होगा, मतलब भारत को 38.78 गीगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन करने की क्षमता थी। महामारी और जो प्रतिक्रियात्मक लाल फीताशाही है उसके कारण क्षमता वृद्धि पहले से भी धीमी हो गई है और अब मानसूनी पवनों द्वारा एक और चुनौती उत्पन्न की गई है। भारत में सितंबर के अंत तक मानसून के 4 माह के दौरान जो है लगभग 2/3 जो पवन है वो ऊर्जा उत्पादित होती है। पवन से मतलब हवा से जो हम बिजली के जो बनाते हैं वो 2/3 जो है सितंबर के अंत तक बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अलग अलग तरह के 2 टरबाइन है। तो इसमें जो है एक क्षैतिज अक्ष टरबाइन है और एक ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, तो इसमें टरबाइन के ब्लेड वायु के सक्षम लंबवत होते हैं और ब्लेड के घूर्णन से ऊर्ध्वाधर अक्ष टरबाइन में की तुलना में अधिक विद्युत उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, क्षैतिज अक्ष टरबाइन है और दूसरा है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर क्या होता है, वर्टिकल। अभी दिखाता हूँ मैं फिगर में। तो ये अक्ष टरबाइन, इसमें ब्लेड जमीन से लंबवत रोटर के ऊपर से नीचे की ओर जुड़े होते हैं। ये देखिए जो ऊर्ध्वाधर वाला होता है ये इस टाइप का होता है। ठीक है, जब पहाड़ी इलाका होता है ना उसमें मतलब हवा क्या होती है, डायरेक्ट इसकी पंखड़ियों पे ना लग के मतलब ऊपर नीचे इस टाइप से वेव करती है। ठीक है, तो इस टाइप का यूज़ करते हैं वहाँ पे। और जो क्षैतिज वाला है वो देखिए ऐसा होता है, जो प्लेन इलाके होते हैं वहाँ पे सीधी हवा आती है, सीधी टकराती है, तो उसकी वजह से इस टाइप से इसे यूज़ करते हैं। तो अपने जो है क्या बोलते हैं, गूगल में जाकर थोड़े पिक्सल डेंसिटी हाई कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बारीक उसमें दे रखा है और इसे जो है ऐसे ही मतलब बड़ा करके नहीं पढ़ा सकते, तो थोड़ा पिक्सल डेंसिटी हाई कर लीजिए। तो हाल ही में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसने महामारी के रोकथाम के लिए जो जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं उनके साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित किया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो NHRC है वो जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, इसके तहत एक सांविधिक निकाय है, मतलब जो संसद के कानून है उसके द्वारा से बनाया गया है। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है, मतलब कहीं पे अगर मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ तो उसकी जांच करेगा। साथ ही राज्य या अन्य जो मानवाधिकार का उल्लंघन रोकने में विफलता है उसकी भी जांच करेगा। ठीक है, उसके अलावा इससे पूर्व जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 था उसने मानव अधिकार संरक्षण जो 1993 था उसमें संशोधन किया था 2019 वाले ने। ठीक है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। तो पहला क्या था, जो अध्यक्ष होगा NHRC का उसके लिए अधिनियम के अनुसार जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उसका सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा जो अन्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, पर पहले जो था 1993 में मूल अधिनियम में केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश था, अन्य न्यायाधीश नहीं था। NHRC के सदस्यों में मानव अधिकारों के विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है, 2 से बढ़ाकर 3 कर दी और उसमें एक महिला भी होनी चाहिए। और अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कार्यकाल कम करके जो है 3 साल कर दिया, पहले 5 साल था या फिर 70 साल जो भी पहले हो। ठीक है, साथ ही वे जो है पुनर्नियुक्त भी हो सकते हैं। NHRC के सदस्यों के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष एवं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अन्य सुर्खियों में क्या है। तो देखिए अन्य सुर्खियों में पहले क्या है सबसे, तो पहला है NBCFDC और NSFDC, मतलब नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त आयोग और विकास निगम तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इन दोनों ने अभी हाल ही में क्या किया है, जो कोविड रोगी है उनको राहत प्रदान करने के लिए खाद्य वितरण कार्यक्रम जैसी पहले आरंभ की है। ठीक है, उसके अलावा इन दोनों को सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता मंत्रालय उसके अंतर्गत एक गैर लाभकारी कंपनियों के रूप में जो है निगमित किया गया है। उसके अलावा NBCFDC जो है पिछड़ा वर्ग के लाभ के लिए जो आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निर्मित भारत सरकार का एक उपक्रम है। ठीक है, जो हमने 10वां पार्ट इकोनॉमी का देखा था PT 365 का, उसमें ये बताया गया था कंपनी नियम जो 1956 का था और जो 2013 का था, दोनों बताए गए थे। ठीक है, तो ये 1956 के तहत एक भारत का उपक्रम है और जो NSFDC है उसको 2013 के तहत भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित किया गया है। ठीक है, तो NSFDC अनुसूचित जाति के सदस्य जो निर्धन रेखा से दोगुने से भी नीचे हो, मतलब एक BPL है जो बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके दोगुने से भी नीचे हो। ठीक है, कि इसके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। ठीक है, अगला है BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, मतलब ठीक है ये BRSR
तो इसके बारे में देखते क्या है ये। तो जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो 1992 में बना था, उसने वित्त 2023 तक बाजार जो पूंजीकरण है उसके अनुसार शीर्ष जो 1000 सूचीबद्ध कंपनियां थी ना, उसके लिए संधारणीय संबंधी रिपोर्ट पर एक नई जो प्रकटीकरण मानक है, ठीक है, जो नॉर्म्स है, नॉर्म्स मतलब यही प्रकटीकरण जो मानक होते हैं, तो उसके लिए परिपत्र जारी किया है। रिपोर्टिंग एक नए BRSR प्रारूप के तहत होगी, ठीक है। BRSR मौजूद जो व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट है, उससे एक उल्लेखनीय जो व्यपवर्तन और संधारणीय जो रिपोर्टिंग है, उसको वित्तीय रिपोर्टिंग की तर्ज पर लाने की दिशा में एक कदम है, ठीक है। मतलब जो ये कंपनी है अपने वित्तीय निहितार्थ मतलब जो पैसे वगैरह कमाते हैं उसके साथ साथ जो भौतिक, पर्यावरण, सामाजिक और शासन संबंधी जो जोखिम है और अवसरों या जो जोखिम के शमन या उनके प्रतिकूल अनुकूलन करने के दृष्टिकोण है, ठीक है, इनका विवरण भी अपने साथ देगी, ठीक है। आप पैसा कमा रहे ठीक है, पर बाकी जो ये सब चीज़ें हैं इनका भी आपको एक विवरण अब से देना होगा एज पर सेबी ने मतलब ये उनसे कहा है। तो इरडा को जो है, अगली न्यूज़, इरडा जो है उसको ऊर्जा अवार्ड, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है। तो देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है तो थोड़ा पढ़ने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो जो इरडा है मतलब भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था समिति, उसको जो किसके द्वारा दिया गया ये ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, ठीक है, ICC के द्वारा। तो यह पुरस्कार 2021 में जो नवीकरणीय ऊर्जा उसके वित्त पोषण वाले संस्थान में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने पर दिया है, ठीक है। तो इरडा नवीन व जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार का एक मिनी रत्न श्रेणी 1 का उपक्रम है, ठीक है। जो जैसे मिनी रत्न नवरत्न कंपनियां होती है ना, तो ये मिनी रत्न श्रेणी 1 का एक उपक्रम है। यह 1987 में एक NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कमीशन, गैर बैंकिंग जो वित्तीय संस्थान होते हैं उसके रूप में स्थापित एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, ठीक है। अगला देखिए, जो Pfizer बायोटेक है कोविड-19 वैक्सीन, तो अमेरिका में मतलब बच्चों के लिए मंजूरी मिल चुकी है। तो 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनके इस टीके की स्वीकृति प्रदान हुई है, इससे यह बच्चों के लिए उपलब्ध पहली वैक्सीन बन गई है, ठीक है। तो हमने जो साइंस टेक में देखा था ना कि mRNA मतलब जो उसके जो जो जीवाणु होता है उसका DNA और उसको जो होता है RNA को कमज़ोर फॉर्म में जो है डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके आधारित वैक्सीन है मैसेंजर RNA। तो mRNA जो है टीकों से हमारी कोशिकाएं प्रोटीन या प्रोटीन के एक अंग के निर्माण में सक्षम होती है। यह प्रोटीन हमारे शरीर के भीतर एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सक्रिय कर देता है, ठीक है। उसके बाद एस्पर्जर सिंड्रोम, जो अरबपति एलन मस्क हैं, तो उन्होंने घोषणा की है कि उन्हें क्या है एस्पर्जर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, लोगों को सामाजिक रिश्ते के निर्माण में कठिनाई होती है, ठीक है। आपके उनके इंटरव्यू वगैरह देखेंगे तो आपको फील होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यह जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम इससे संबंधित है, जो किसी व्यक्ति के जो मानसिक और जो सामाजिक विकास है उसको गंभीर रूप से बाधित करता है, ठीक है। उसके अलावा इस विकार का नाम जो है जर्मन चिकित्सक हैंस एस्पर्जर इनके नाम पर रखा गया, जिनको 1944 में जो है पहली बार वर्ष 1944 में इनका वर्णन किया गया था। 2013 में यह मानसिक जो विकार है DSM-5 मानसिक विकार 5, इसके जो उपचार है नैदानिकी और सांख्यिकी मैनुअल में जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD इसके एक छत्रक निदान का जो है हिस्सा बन गया था। उसके बाद देखिए कुछ सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों जो है। तो पहला रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी जयंती जो है 25 बैसाख के रूप में जो है मनाई गई, ठीक है। ये एक कवि थे, उपन्यासकार थे, निबंधकारक थे, दार्शनिक थे, संगीतकार थे। वह दो राष्ट्रों जो भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान है उसके रचनाकार भी थे, ठीक है। उसके अलावा माना जाता है कि उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रगान को भी प्रभावित किया। उन्होंने जो कविता लिखी थी गीतांजलि, तो 1913 में जो साहित्य के नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। और ये पहले जो है गैर यूरोपीय भी थे जिनको ये सम्मान मिला था। उनके पिता जो है देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के नेता थे, और रविंद्रनाथ टैगोर ही थे जिन्होंने 1915 में जो है मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, मैचिंग वगैरह में डाल देते हैं, सिंगल तो कभी नहीं आएंगे। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने की थी। उसके अलावा देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, तो इनके लिए जो जैसे 3-4 लास्ट के पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला इन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष ये निर्वाचित हुए थे, ठीक है।
राजनीति में आने से पहले जो गोखले हैं, इन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2019 में जैसे क्वेश्चन आया था ना, वो अलग अलग किसने क्या स्थापित की थी, वो मैचिंग करने को 4-5, तो इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इसकी स्थापना की थी। इस संस्था की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अभियान भी इन्होंने संचालित किए थे। गोखले एक क्या थे, उदारवादी कांग्रेसी नेता थे, और महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के जो है राजनीतिक मार्गदर्शक भी थे। 1903 में उन्होंने गवर्नर जनरल की परिषद के लिए चुने गए। उसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार द हितवाद, ठीक है, किन्होंने लिखा था, द हितवाद को आरंभ किया था उन्होंने, ठीक है। उसके अलावा गांधी जी ने गुजराती भाषा में जो धर्मार्थ गोखले था, उसको एक पुस्तक की रचना के लिए जो गोखले को समर्पित थी, ठीक है। तो इस टाइप से पूछ सकते हैं कि धर्मार्थ गोखले किन्होंने लिखी थी, ठीक है। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है गांधी जी, एज़ पर मतलब हिस्ट्री के क्वेश्चन जो आते हैं उनमें। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अभी जो है उसका जब आएगा, क्या बोलते हैं, उसका भी अपलोड करूँगा मैं, जो 13 का आएगा ना इनसाइट्स का, ठीक है। तो उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आती है, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और घर पे बैठे रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। आपके जो है दिन आज का शुभ हो।